हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगबार मेहता। आज से हम लोग क्लास 10th की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में सीखेंगे। रियल नंबर, सही है। दोनों भाषाएं बोलूंगा, लिखूंगा हिंदी में ही, भाषाएं दोनों बता दूंगा मैं आपको। सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो दोनों भाषाओं को सीखना होता है, सही है। तो मैं दोनों भाषाएं क्या करूंगा, बोलूंगा, लिखूंगा हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर संख्याओं के बारे में जानकारी लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ प्राकृत संख्याएं देखते हैं। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याएं देखते हैं। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैं केवल बताना चाहूंगा जो प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो हैं वो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्याएं सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं, सही है। दूसरा पॉइंट मेरा ये आता है कि मैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो मेरी 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो मेरे होल नंबर्स होते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ अंतर जो होता है 0 का होता है। प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है और पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर ये बात यहाँ पे? थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो मेरा है पूर्णांक। देखो पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स जिसे हम कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो संख्याएं जो मेरी माइनस से भी स्टार्ट होती हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मतलब मैं कह सकता हूं, मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्याएं जो प्लस वाली, पूर्ण संख्याएं प्लस माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्या मेरे क्या होती हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कहलाते हैं और यही मेरे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में क्या होती हैं? प्लस और माइनस वाली दोनों संख्याएं आ जाती हैं। समझ गए? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इसके बाद आता है मेरा परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, संख्या। परमेय संख्या होती है जो मेरी P/Q की फॉर्म में लिख जाती है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होता। ये बात 9th में बताई गई होगी, जिससे आप पढ़े होंगे, और ये 9th में है भी परमेय संख्या के बारे में कि परमेय संख्या वह संख्या होती हैं कि जो P/Q की फॉर्म में लिख जाए, और ये P और Q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। और ध्यान रखना कि Q = 0 कभी भी नहीं होगा। मैं अगर तुमसे ये कहूं कि 1/2, तो ये मेरा P/Q की फॉर्म में है, तो ये मेरी परमेय संख्या है। 3/2 ये भी मेरी परमेय संख्या है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता 3/0, क्योंकि इसका मान जो होता है अनंत होता है। ये याद रखना कि कभी भी अगर नीचे 0 आ गया, ध्यान रखना कि कभी भी अगर नीचे 0 आ गया तो वो संख्या मेरी परमेय संख्या नहीं होगी। यही एक पहचान है कि Q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी अगर वो P/Q के फॉर्म में है, हिंदी भाषा में अगर मैं शुद्ध तरीके से कहूँ फ्रैक्शन है, या फिर भिन्न में लिखी जाए वह संख्या, वो सारी की सारी संख्या क्या होती है? मेरी परमेय संख्याएं होती है। क्लियर बात हुई?
नेचुरल नंबर मैंने बताया आपको, नेचुरल नंबर देखो, पूर्ण संख्याएं बताई मैंने, होल नंबर्स बताए, पूर्णांक बताए, परमेय संख्या बताई मैंने। अब आते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ध्यान से सुनना। वह संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, या मैं कह सकता हूं सिंपल भाषा में अपरमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। अपरिमेय संख्या। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे पहला एग्जांपल जो दिया था वो पाई है, सभी लोग देते हैं पाई, √3 है, √5 है, ये सारी की सारी संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि दूसरी बात अगर मैं ये कहूं कि कोई भी संख्या, जैसे मैंने ये कहा दिया 1/3 ये है तुम्हारे पास, सही है, या 1/3 है, पाई की वैल्यू है, ये सारी की सारी संख्या देखो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है? P/Q की फॉर्म में है। लेकिन मैं अगर इसको कहूं पाई की वैल्यू जो भी आती, पाई की वैल्यू है या √3 की वैल्यू है, वो मेरी कभी भी होल नंबर्स में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है रूट है, इसका मान अगर मैं कहूं तो इसका मान ये आ जाएगा 1.141, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर मैं ये बात कह दूं कि ये जो नंबर है कभी भी डिवाइड ही नहीं होता है, कभी भी डिवाइड नहीं होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पाई है, √3 है, क्या है? √5 है, मगर जिसका वर्गमूल ना हो। एक प्रकार से अगर मैं कहूं जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। देखो मैं अगर कहूं कभी भी आए √4, तो √4 ये मत रटना कि जितनी भी वर्गमूल होता है या रूट होता है जिसपे लगा होगा वो संख्याएं होती हैं परमेय, अपरिमेय संख्याएं। अगर मैं इसको कहूं ये परमेय या अपरिमेय, तो ये जरूर, क्योंकि इसका वर्गमूल बन जाता है 2, तो ये क्या हो जाती है? मेरी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या होती है? मेरी अपरिमेय संख्या होती है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, पाई है, √3 है, रूट की वैल्यू जो होंगी जिसका वर्गमूल नहीं होता है, वो मेरी सारी की सारी संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जो होती हैं रूट की, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और देखो, और नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है वही वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? रियल नंबर कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जितना भी अभी तक पढ़ा ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हो चाहे होल नंबर्स हो, उस सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। इसमें पॉइंट में भी संख्या आती है, माइनस में भी संख्या आती है, जीरो भी होता है, 1 2 3 भी होता है, पाई भी है, रूट भी है, सारी वैल्यू रियल नंबर के अंदर आती है। तो अब आप समझ गए। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो चैप्टर 1 में दिया गया है, क्या दिया है? हमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखो क्या दिया है? यूक्लिड विभाजन। तो ध्यान से सुनेंगे हम इसको, क्या होता है। हम लोगों ने 8th क्लास, 7th क्लास, सभी में 9th क्लास से क्या पढ़ा था? HCF पढ़ा था, सही? क्या पढ़ा था? HCF पढ़ा था, मतलब मासा पढ़ा था। तो मासा जो पढ़ा था
वो मेरा किस तरीके से था, दो तरीके से था। यहां पर जो यूज होगा वो मेरा भाग विधि वाला जो है यूज होता है, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, यूक्लिड विभाजन कह देते हैं। जैसे अगर मैं एक बात कहूं, यूक्लिड विभाजन जो होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक नंबर लिखा, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 7 डिवाइडेड बाई 23। ध्यान से सुनना क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। 7 3 21, कितना बचा 2। ये मेरा हो जाता है शेष फल। क्या होता है, ये क्या होता है मेरा भाग फल। ये मेरा क्या होता है भाजक, और ये मेरा क्या होता है भाज्य। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये सारी चीजें जो मेरी होती हैं वो ध्यान से सुनो। तो अगर मैं ये कहूं कि जब मैं क्वेश्चन को लिखता था तो मेरा जो होता था वो होता था भाजक, ये भाज्य होता था। ध्यान से सुनना, ये भाजक जिसे हम भाग देंगे, और ये भाजक होता था, सॉरी ये भाजक। तभी देखो भाजक, सही। ध्यान से सुनो मेरी बात। भाज्य इजकल टू जो होता था वो होता था भाजक गुणा भागफल और प्लस कितना शेष फल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन जो होता है वो होता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन है। अब ध्यान से एक बात और सुनो, जो भाज्य है उसे a कहा गया है, भाजक है उसे v, और भागफल है उसे q कोशेंट होता है, और r जो है रिमाइंडर, ये आ गया आपका r। क्लियर हुई बात? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। भाजक हमारा ये रहा, भाज्य हमारा ये रहा, भागफल और शेषफल। इसी पर डिपेंड है हमारा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला है वो a इजकल टू वी क्यू प्लस कितना है r। आप समझ गए, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या है हमारा शेषफल है। आई बात समझ है या नहीं है? तो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना क्या होता है। यूक्लिड विभाजन ये कहता है कि a और v क्या है, एक नोट है वो ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक। कौन से दो धनात्मक पूर्णांक? a और b, a और b दिए, जो हमें a और b दिए गए हैं वो हमारे हमेशा हमेशा क्या होंगे, पूर्णांक दिए होंगे। दिए गए हैं जो ऐसी अद्वितीय दो धनात्मक पूर्णांक a और v दिए गए हैं जो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान अद्वितीय q और r विद्यमान हैं
ध्यान से सुनना, Q और R विद्यमान है कि और इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है A इजकल टू वी क्यू प्लस कितना R, वी क्यू प्लस कितना R, और जो कि R जो होता है 0 के बराबर आएगा, सही है, और V क्या होता है B, और जो भाजक है वो हमेशा R से क्या होगा बड़ा होगा, भाजक जो होता है वो R से क्या होगा बड़ा होगा, भाजक। देखो अगर बड़ा नहीं होता, जैसे मैं फिर से देखो यहां क्लियर कर रहा हूं, जैसे मैंने ये कहा 23 और ये 7, ये कितना 21, रिमाइंडर कितना था, तो ये देखो भाजक V, ये इससे क्या है रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। अगर यहां मान लो बड़ी संख्या आ जाती तब तो मैं भाग दे लेता ना, अगर यहां संख्या रिमाइंडर अगर बड़ा होता तो मैं भाग दे लेता, इस वाली बात को बता रहा हूं मैं। इसको जो लिखा है रिमाइंडर देखो 0 भी आता है, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा पर B से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर, ये कंडीशन दी गई है। और ये कहा गया है किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में। यूक्लिड विभाजन जो होता है वो यही होता है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए गए हैं जो ऐसी अद्वितीय Q और R में विद्यमान है कि A इजकल टू वी क्यू प्लस R। इसको आप समझ गए कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 भी आता है, देखो आपने कभी भी डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर 0 भी आता है, 0 से बड़ा भी आता है, लेकिन जो B है जो हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कभी बड़ा नहीं आ सकता, अगर बड़ा आएगा तो मैं क्या करूंगा उसे डिवाइड कर सकता हूं। ये कंडीशन यहाँ पर दी गई थी, आगे बात समझे। तो अब हम क्या करेंगे इसको समझेंगे, सही है। अब ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है मैंने, जो यूक्लिड विभाजन लिखा है A इजकल टू वी क्यू प्लस R, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सही है। देखो कैसे इसको लिखते हैं वो हमें बताना है। एग्जाम्पल है जैसे मुझे दिया गया है, एग्जाम्पल देखो लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है 1363, 1927 ये दिया गया है, और इसका क्या बताना है हमें, यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF ज्ञात करना है। एग्जाम्पल में ये 2 पॉइंट, ये 2 दिया गया है नंबर, कह रहा है कि ये जो दिया गया है वो ये जो नंबर है इसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसका HCF कितना है। अब समझना, हमेशा याद रखना जो छोटी संख्या है उसी से ही हम क्या करेंगे भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देते हैं। अब छोटी संख्या से भाग देते हैं, मैंने इसको ये भाग दिया तो 1 आएगा, तो 1363, और ये देखो 7 - 3 कितना 4, और ये 12 हो जाएगा, 12 और 6 कितना 6, यहाँ कितना 8, तो ये आ जाएगा 5। एक बात याद रखना, जो भी रिमाइंडर बचता है भाग विधि में, जो भी रिमाइंडर बचता है उसी से हम पहले वाले भाजक को डिवाइड करते हैं, हर बार ऐसा ही चलेगा। अब देखो इसको मैंने दिया तो ये 2 हो सकता है, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 और 1 कितना 11, ये 13 पर 8 5 आ गया, ये 5 तो 3 आ गया, ये कितना 2। फिर हम क्या करेंगे इस भाजक को इधर ले आएंगे।
अब देखो 2 जा सकता है, 2 पंजे 10, 2 3 6 और 1 कितना 7 और 2 दूनी 4। अब देखो 4 ये कितना 16 9 आ जाएगा 16 9 इतना आ गया। अब ध्यान से सुनो तो 2 3 5 2 3 5 9। अब देखो कितना 3 तो जाएगा नहीं 2 2 चौक 8 2 नेम 18। फिर देखो 15 और ये कितना 7। यहाँ पर कितना बचा 2 12 12 और ये फिर हमने भाग दिया और ये 2 जा 94 और ये डिवाइड कुछ नहीं बचेगा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम इस तरीके से भाग देते रहेंगे। जब भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो तब सबसे पहले आप ये काम करेंगे, इतना कर लेंगे। अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। सही। अब ध्यान से सुनो जो मैंने ये किया है वही लिखूंगा, जो मैंने यहां किया है वही मैं लिखूंगा। तो ध्यान से सुनना क्या लिखता था यूक्लिड विभाजन क्या था a = BQ प्लस कितना r। ये था यूक्लिड विभाजन a = BQR। तो अब ध्यान से सुनो a मेरा क्या था ये a है। मैं एक बार बता दे रहा हूं ये a है मेरा, ये मेरा कितना है q है और ये मेरा क्या है b है, ये क्या है मेरा b और ये जो आता था हर बार में वो r आता था। अब इसमें यही वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास a है तो a की वैल्यू कितनी है पहला है ये स्टेप 1 1927 इजकल टू b मेरे पास कितना दिया है 1363 इंटू q कितना दिया है 1 और रिमाइंडर जो मेरा बचा है कितना बचा है 564। सही है। सेकेंड बार में देखो फिर ये अब जो यहां पर रिमाइंडर होता था वो मेरा क्या हो जाएगा ध्यान से सुनना वो मेरा क्या बन जाएगा b बन जाएगा। देखो ये जो मेरा बन गया जो रिमाइंडर था वो मेरा क्या बन जाएगा अब b बन जाएगा। क्या बन जाएगा b और ये जो मेरे पास आ गया ये जो संख्या है अब ध्यान से सुनना ये मेरे पास क्या आ जाएगा ये पहुंच जाती है यहाँ तो मेरे पास ये जो बन जाएगा वो a बन जाता है ये a बन जाता है और ये क्या बन जाएगा मेरा वो b बन जाता है। तो a मैं पहले लिखता हूं तो देखो 36 इजकल टू 564 इंटू कितने से 2 रिमाइंडर कितना बचा 235। नेक्स्ट में फिर से करूंगा मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 564 इजकल टू 235 मैंने कितना किया था देखो 235 कितने से 2 कितना रिमाइंडर +94। फिर मैं लिखूंगा इस चीज को 235 इजकल टू 94 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर कितना 47। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा अब कितना 94 इजकल टू 47 इंटू 2 और प्लस कितना 0 आ गया मेरे पास। कितनी स्टेप में ये क्वेश्चन आया 2 3 4 और ये लास्ट 5 स्टेप में ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना ये V ये A ये Q और ये R
इसी तरीके से चलता रहेगा। जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या। फिर हमेशा याद रखना मेरे पास ये ए था, ये बी था, ये क्यू था और ये आर था। जो आर है वो मेरा वी बन जाता है और जो मेरा वी था वो मेरा ए बन जाएगा हर बार में। ये चीज यहाँ आएगी, ये चीज यहाँ आ जाएगी, फिर मैं करूँगा। और वो ध्यान से सुनना कि यहाँ से जो भी मेरी वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग चलता है। पहले ये स्टेप, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और कितना, फिफ्थ। तो अब मैं कह सकता हूँ जो मेरा HCF आया वो मेरा कितना आया, 47। तो HCF जो मेरे पास आया वो 47 आया। अब आ गया होगा समझे। एक एग्जांपल और कराता हूं तब तुम्हें समझ में, थोड़ा छोटा सा लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, वो है 135 और 225। इसको मुझे क्या करना है, इक्वलिट विभाजन के द्वारा HCF बताना है। तो HCF मुझे बताना है, मतलब मासापा बताना है इसका। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने ये कहा था 135 225, जो छोटी संख्या उसी से ही डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं टूजा करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो वंजा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, ये कितना 12, ये आ जाएगा 9। फिर मैं इससे डिवाइड करूंगा 135, तो 90 एकम 90, मेरे पास 45 आ गया। 45 को जब मैंने भाग दिया तो 45 दूनी 90 होता है, 0 रिमाइंडर आ गया। अब मैं फिर से वही बात कि यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन से सबसे पहले फॉर्मूला A इजिकल टू वी क्यू प्लस कितना R, सही है। ये मेरा फार्मूला हो गया। हर क्वेश्चन में इस फार्मूले को लिखना है। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो पहले मेरे पास, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये मेरे पास V होता है, ये मेरे पास A होता है, ये मेरे पास Q होता है और ये मेरे पास R रिमाइंडर आता है। तो मैं लिखता हूं पहला स्टेप, ध्यान से देखो। यहाँ पर यहीं से लिखना होता है। मुझे जो बड़ी संख्या दी है वो A दी हुई है 225 और देखो V दिया है 135, वंजा किया था मैंने, रिमाइंडर मेरे पास आया था 90, रिमाइंडर मेरे पास कितना आया 90। फिर मैंने सेकंड स्टेप देखो 135 यहाँ लिखूंगा, जो रिमाइंडर था 90 इंटू कितना 1 और प्लस कितना आया मेरे पास 45। देखो सेकंड स्टेप मेरी ये थी। यहाँ से इतना देख लो, यहाँ देखो 90, A मेरा ये, V मेरा ये, Q मेरा ये, रिमाइंडर मेरा ये हो गया। फिर मेरा ये देख लो, अब यहाँ से देख लो, थर्ड में मेरे पास आया 90, 90 मेरा क्या हुआ A, B मेरे पास कितना 45, Q मेरे पास कितना 2 और रिमाइंडर मेरे पास कितना 0, रिमाइंडर मेरे पास कितना 0। और रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैं बता दूंगा कि HCF जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 45 आंसर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी करेंगे, वो कल करेंगे। तो आप ध्यान रखना और ये क्लास लेना अच्छे से। कि जो भी समझ में नहीं आया हो वो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं दोबारा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। हमेशा याद रखना, जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हमारा आंसर भी नहीं माना जाता है। और आप इस तरीके से भी करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से करें फिर ये करें, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, बस, धन्यवाद।